हेलो एवरीवन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कुछ प्रोसेसेस के बारे में, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स के बारे में। उन्हीं बातों को भी अपने आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन समझने से पहले कुछ बातें हैं जो इससे रिलेटेड, उसको समझना पड़ेगा। जैसे हमारी लॉ की बात करते हैं। लॉ लॉ जो है वो दो टाइप्स के हैं। कौन कौन से? एक आप कह सकते हैं ब्रिटिश मॉडल और एक कह सकते हैं आप अमेरिकन मॉडल। बस इन बातों को समझते चलिए। आगे मैं इन टर्म्स को यूज करूंगा तो आप अपने आप को काफी कंफर्टेबल फील करेंगे। और एक क्या हो सकता है, एक है अमेरिकन मॉडल। आप कहेंगे सर आप तो लॉ पढ़ाने लगे। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अमेरिकन मॉडल। देखो ब्रिटिश मॉडल में क्या होता है, ब्रिटिश मॉडल में क्या होता है, इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे जो लॉ है वो सुप्रीम है। मतलब यहाँ पे कानून है वो सर्वोच्च है। ठीक है। अब एक बात बताओ, खुद से सोचकर, कानून बनाता कौन है? कानून कौन बनाता है? आप कहेंगे कानून कौन बनाता है? ये बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। आप क्या कहेंगे? कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा। तो इसका मतलब इस जगह पे क्या होगा, ब्रिटिश मॉडल में क्या होगा, जो पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट भी सुप्रीम होगी। अब एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी ऐसा देश जहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम होगी, जहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम होगी, जहां की संसद अपने आप में सर्वोच्च होगा, उस जगह पे जो होगा वो क्या होगा, उस जगह पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। उस जगह पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, मतलब वहां पे न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था नहीं होगी। अगर न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था नहीं होगी तो उस जगह पे क्या होगा, उस जगह पे क्या होगा, जो जुडिशरी होगी वो पार्लियामेंट्री विजडम को, पार्लियामेंट्री लॉ को चैलेंज कभी नहीं कर पाएगी। क्या ये छोटी सी बात समझ पाए आप लोग? ब्रिटिश मॉडल में क्या होता है, लॉ होता है वो सुप्रीम होता है। लॉ सुप्रीम होता है, लॉ बनाता कौन? आप कहेंगे लॉ पार्लियामेंट बनाता है। अगर पार्लियामेंट बनाता है लॉ, इसका मतलब पार्लियामेंट भी सुप्रीम होगा। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम होगा, इसका मतलब जो जुडिशरी होगी, जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं होगा। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जुडिशरी कभी भी पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं कर पाएगी। मतलब जो पार्लियामेंट्री लॉज बना दिए गए उसको जुडिशरी चैलेंज नहीं कर पाएगी। तो चैलेंज किसको करेगी? तो जुडिशरी चैलेंज करेगी एग्जीक्यूटिव डिसीजन को, है ना। एग्जीक्यूटिव डिसीजन को जब चैलेंज करेगी। अब आते हैं अमेरिकन मॉडल, देखते हैं अमेरिका में क्या होता है। अमेरिका की लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, अमेरिकन मॉडल में हम क्या कहते हैं, इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम होता है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो इसका मतलब क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि पार्लियामेंट्री लॉज और एग्जीक्यूटिव डिसीजन, है ना, पार्लियामेंट्री लॉज और एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, इन दोनों को चैलेंज कर पाएगा कौन? इन दोनों को चैलेंज कर पाएगा कौन? तो आप कहेंगे कौन इन दोनों को चैलेंज कर पाएगा? आप क्या कहेंगे, इन दोनों को चैलेंज कर सकता है कौन? आप कहेंगे क्या? जुडिशरी। तो एक बात आप समझिएगा, जिस भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा उस जगह पे जुडिशरी काफी पावरफुल होगी, काफी काफी पावरफुल होगी। क्या आप कहेंगे? जुडिशरी वहां पे सुप्रीम होगी, है ना। ये दो बातें आप लोग समझ पा रहे हैं, ब्रिटिश मॉडल और अमेरिकन मॉडल। ठीक है। अब आइए इसी पे कुछ और डिस्कशन करते हैं, हम लोग इसी के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। डस्टर ये रहा। अच्छा डस्टर छोड़ो, इसी को आगे बताते हैं। देखो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो अब ब्रिटिश मॉडल में क्या होता है, ब्रिटिश मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे होता है रूल ऑफ लॉ तो होता ही होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इक्वल, या आप कह सकते हैं क्या, इक्वेलिटी, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। और अमेरिकन मॉडल में क्या होता है, अमेरिकन मॉडल में क्या होता है, अमेरिकन मॉडल में क्या होता है, इस जगह पे होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
ठीक है, अब आप लोग खुद सोच के बताओ दोनों में अच्छा कौन सा है, ये वाला ज्यादा अच्छा है या फिर ये वाला ज्यादा अच्छा। अच्छा तो खैर दोनों है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कॉम्परेटिवली कौन ज्यादा अच्छा है तो आप क्या कहेंगे, ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला ज्यादा अच्छा है। अब बताते हैं ज्यादा अच्छा कौन सा। सुनो, इस दोनों को बात को समझने के, दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए आप ऐसे समझो, एक गांव था, ठीक है, एक गांव था, छोटा सा गांव, जिस जगह पे 100 लोग रहते थे। उस गांव में 100 लोग रहते थे, है ना, उस गांव में 100 लोग रहते थे और 100 लोगों के पास एक एक गाय थी। 100 लोगों के पास एक एक गाय थी, ठीक है, तो कुल गाय कितनी हो गई, आप कहेंगे 100 गाय हो गई। उस गांव में एक राजा था, राजा के पास भी 100 गाय थी, राजा के पास भी 100 गायें थी, ठीक है, तो कुल गाय कितनी हो गई, कुल गाय हो गई 200। लेकिन जो उस गांव का चारागाह था, उस चारागाह में जो चारा हुआ करता था वो केवल 6 महीने का था। अगर 200 गाय उन चारों को चरती तो केवल कितने महीने में चारा खत्म हो जाता, आप कहेंगे 6 महीने में चारा पूरा खत्म हो जाता। तो राजा ने क्या उपाय निकाला, राजा ने क्या तरकीब निकाला, उसने कहीं से पढ़ लिया था इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। तो राजा ने क्या कहा कि भाई ऐसा देखो, विधि के समक्ष हम सभी लोग समान हैं, मैं भी समान तुम भी समान, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी एक गाय को मार देता हूँ, तुम भी क्या करो अपनी एक एक गाय को मार दो। तो एक बात बताओ, राजा के पास 100 गाय है, अगर वो एक गाय मार देगा अपना तो उसके पास कितनी गाय बचेंगी, 99 गाय। और सभी जनता अगर एक एक गाय को मार देंगे उनके पास कितनी गाय बचेंगी, आप कहेंगे 0 गाय, ठीक है। लेकिन उसी में से एक बच्चा ऐसा था जो थोड़ा समझदार था, जिसने कहीं से मेरी क्लासेस देखी थी, कहीं से मेरी क्लासेस पढ़ी थी, तो उसको इक्वलिटी बिफोर लॉ के साथ साथ एक बात और पता था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब विधि का समान संरक्षण, ठीक है, विधि के समक्ष सब लोग समान है, ठीक है, लेकिन विधि का समान संरक्षण भी सबको मिलना चाहिए। तो उसने क्या बताया, ऐसा नहीं है, इक्वालिटी बिफोर लॉ तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है। तो आप क्या करेंगे राजा साहब, आप क्या करेंगे, अपनी 99 गायों को मार देंगे या फिर हटा देंगे और आप लोग मेरे बराबर आ जाएंगे, और इस प्रकार से जो चारा है वो काफी समय तक चलेगा। तो मेरे ख्याल से छोटी सी कहानी आप लोग समझ पाए होंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कौन सा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। जैसे आपसे अगर छोटा सा डिफरेंस पूछा जाए, बहुत सालों से आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, एक छोटा सा डिफरेंस आपसे पूछते हैं, आपको समय देते हैं 4-5 दिनों का, बताओ लिबर्टी और फ्रीडम, लिबर्टी और फ्रीडम दोनों में से कौन सा वर्ड पॉजिटिव है, कौन सा वर्ड निगेटिव है, मतलब किस वर्ड का पॉजिटिव सेंस है, किस वर्ड का निगेटिव सेंस है लिबर्टी और फ्रीडम में, ये आप लोग खोज करके एक आध सप्ताह के बाद बताना। मैं जब भी कभी दोबारा पॉलिटी की क्लास लूंगा उसमें आप लोग बताना, ठीक है, फिर कमेंट करके नीचे बताना, ठीक है। चलो फिर फिलहाल आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जरा वो कपड़ा दीजिए ना, साफ करने वाला। क्या है ना कि ये डस्टर थोड़ा सूखा हुआ है और ये साफ हो नहीं पा रहा है, चलिए लीजिए। ठीक है, अब आओ हम लोग बात करते हैं संविधान बनाने की पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड पे। तो बैकग्राउंड बताने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मतलब संविधान बनने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये एक अलग टॉपिक है, अलग टॉपिक है। इसका संबंध संविधान से बिल्कुल भी नहीं है। इसको अगर आपको समझना है तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं समझेंगे इसकी कि किन वजहों से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया गया, तो आप मतलब एक इतिहास कह सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक अगर आप आएंगे तो आपको ये जानने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि किन वजहों से ब्रिटिशर्स ने इन एक्ट्स को इनेक्ट किया था। कोई तो ऐसा कारण रहा होगा जिन वजहों से ब्रिटिशर्स ने इन एक्ट को इनेक्ट किया था। तो इन सर्कमस्टेंसेस को समझने के लिए, इन परिस्थितियों को समझने के लिए आपको ऐतिहासिक जानकारी होनी चाहिए, मतलब इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मेरा काम क्या है कि जब मैं कभी इतिहास पढ़ा रहा होता हूँ, जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो इन टॉपिक्स को मैं उसमें पढ़ाता हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है इंडियन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का,
मैं इन बातों को वहां पे बताता हूँ, समझ रहे आप लोग। तो फिलहाल आप कॉन्स्टिट्यूशन बनने की कड़ी में जो हम लोग को एक बात समझना है, वो कहाँ समझना है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, वहां से हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, इस जगह से हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आगे फिर देखते जाएंगे ये होता क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें टर्म्स क्या क्या है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल जो सॉरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम लोग कब देखेंगे, वो हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो हम लोग इन बातों को तब देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आओ आगे बढ़ते हैं। देखो एक समय आता है कौन सा, फरवरी, या आप पूरा डेट लिख लें, 4 फरवरी 1922। आपसे पूछा जाए कि इस डेट को क्या हुआ था, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या आप कह दे क्या असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, गांधी जी कॉल्ड ऑफ गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना। गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों सॉरी 4 फरवरी नहीं, ये डेट हुआ करता था कौन सा, 12 फरवरी का। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया। क्यों, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को 4 फरवरी 1922 को एक छोटी सी घटना घटती है। कौन सी घटना, आप कहेंगे क्या, चौरी चौरा कांड या चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा कांड या चौरी चौरा इंसिडेंट, गोरखपुर जिले में एक छोटा सा घटना घटता है, चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसमें क्या होता है कि कुछ पुलिस वालों को ग्रामीणों ने क्या किया, मिल करके जला दिया। कुछ पुलिस वालों को ग्रामीणों ने क्या किया, मिल करके जला दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, गांधी जी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब जो ये मूवमेंट चल रहा है, जो असहयोग आंदोलन चल रहा है, इसका अब दमन होगा। दमन भी कैसा होगा, एक क्रूर दमन होगा। क्रूर दमन का होने के बाद क्या होगा, अगर अच्छा एक बात बताओ, आप किसी एक जगह पे आपका दोस्त बुलाता है कि भाई चलो वहां पे थोड़ा विवाद हो गया है और चल के इसको सुलटा दो। आप वहां पे गए सुलटाने के लिए मामला, और पता चला लोग पकड़ के आप ही को पीट दिए, तो आप दोबारा जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो सेम वही केस ऐसा था कि 4 फरवरी 1922 को जब वायलेंट इंसिडेंट हो गया, तो गांधी जी को एक बात पता था कि हिंसा का दमन किया जाएगा और अंग्रेज ऐसा दमन करेंगे कि दोबारा गांधी जी के बुलाने पे कोई आएगा ही नहीं। तो गांधी जी ने क्या किया कि चौरी चौरा कांड को देख करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। डेट क्या था, 12 फरवरी 1922, ठीक है। इसी के रिस्पांस में 1923 को अब क्योंकि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब वापस लिया, तो कांग्रेस इस बात से असहमत था। तो कांग्रेस इस बात से असहमत थी। असहमति की वजह से क्या हुआ कि कांग्रेस कुछ गुटों में बट गया और पार्टी विद इन पार्टी बन गया और एक पार्टी की स्थापना की गई। उस पार्टी का नाम क्या था, कांग्रेस खिलाफत। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। आप लोग मोतीलाल नेहरू का नाम जानते होंगे, प्रोमिनेंट लीडर थे जिसके वो स्वराज पार्टी, या इसका पूरा नाम क्या था, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। आप खुद से समझिए, कांग्रेस के खिलाफ में एक पार्टी बनाई गई, उस पार्टी का नाम क्या है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, है ना। क्या इतनी बात समझ गए आप लोग, ठीक है। इन बातों को नोट करते रहिए, फिर हम लोग आगे और बढ़ते हैं। देखिए इसी के साथ साथ क्या होता है कि 1934 में, डेट लाइन आप लोग याद रखिएगा, 1934 में फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज ए फॉर्मल डिमांड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। एक मतलब संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा की प्रथम आधिकारिक और औपचारिक मांग की गई कब, 1934 में। किसके द्वारा, आप क्या कहेंगे, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के एक नेता कौन थे, एमएन रॉय, उनके द्वारा, ठीक है। आप इसको ऐसे नोट कर ले कि रांची में एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ, एक सभा का आयोजन किया गया।
इसको ऐसे नोट कर ले आप, एक कॉन्फ्रेंस held at Ranchi under the chairmanship of कौन, एमएन रॉय। ठीक है, रांची में एक सभा का आयोजन किया गया जिसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, एमएन रॉय। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट फॉर्मल डिमांड की, किसकी, फर्स्ट फॉर्मल डिमांड की किसकी, आप क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग की किन्होंने, एमएन रॉय ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की गई किसके द्वारा, एमएन रॉय के द्वारा। क्या ये बात समझ गए आप लोग? अब एक बात समझो, देखो जब स्वराज पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर दी तो कांग्रेसियों को लगा कि हम तो अब पीछे रह जाएंगे, तो क्या होता है, 1935 में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, कहां पे आप क्या कहेंगे, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और चेयरमैन कौन रहते हैं इसके, आप क्या कहेंगे, चेयरमैन रहते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू, चाचा जी इसके चेयरमैन रहते हैं। और इस समय क्या होता है, कांग्रेसियों ने क्या किया, पहला औपचारिक मांग किया किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। किसका डिमांड किया इन्होंने, अब कांग्रेसियों ने डिमांड कर दिया किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्या छोटी सी बात आप लोग समझ पाए? ठीक है, अब आपसे एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, बताओ संविधान सभा का पहला औपचारिक मांग कब किया गया, फॉर द फर्स्ट टाइम when the demand of constituent assembly was put forwarded, आप क्या कहेंगे, 1934 में किसके द्वारा मांग किया गया, आप क्या कहेंगे, स्वराज पार्टी के द्वारा। कहां पे किया गया, आप क्या कहेंगे, रांची में। उसके चेयरमैन कौन थे, आप क्या कहेंगे, एमएन रॉय, है ना। दूसरी बात समझिए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान सभा का प्रथम औपचारिक मांग कब किया गया, फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड कब किया गया, आप क्या कहेंगे, 1935 में। कहां पे किया गया, आप क्या कहेंगे, लखनऊ में। इसके चेयरमैन कौन थे, आप क्या कहेंगे, जवाहरलाल नेहरू। क्या इतनी बातें आप लोग समझ पाए? अगर समझ पाए तो इन बातों को नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो समय क्या हो गया, 1923। ठीक है, देखिए अभी तक तो केवल बातें हो रही थी कि डिमांड किया गया। डिमांड किसका किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। किसने किसने किया, आप क्या कहेंगे, 1934 में एमएन रॉय ने किया। ठीक है, वो किस पार्टी से एसोसिएटेड थे, किस पार्टी से उनका संबंध था, आप कहेंगे स्वराज पार्टी से। 1935 में क्या होता है, 1935 में कांग्रेस सोचती कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी आती हूं डिमांड करने के लिए। तो कांग्रेस आती है, कांग्रेस ने डिमांड किया किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। किसके चेयरमैनशिप में, किसके अध्यक्षता में, आप क्या कहेंगे, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कहां पे सेशन हुआ था, लखनऊ में। ठीक है, तो अब देखिए इसके जवाब में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1940 में इन डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया और इसको नाम क्या दिया, अगस्त ऑफर। ये डिमांड किसके लिए था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए इस डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए और इसको नाम दे दिया गया किसका, अगस्त ऑफर का। ठीक है, आगे चलते बताते हैं इसकी क्रम में और फिर क्या होता है। इसी क्रम में फिर आप क्या देखते हैं, इसी क्रम में आप देखते हैं कि 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन भारत में आती है। 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन भारत में आती है। वो किस लिए आती है, वो आती है सर्वे करने के लिए कि किस प्रकार से भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए, संविधान सभा का निर्माण
हो सकता है। ठीक है, आइए इन बातों को लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे। देखिए 24 मार्च 1946 को, ये डेट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 24 मार्च 1946 को क्या होता है, एक कैबिनेट मिशन भारत आता है। अब देखो एग्जाम में आपसे 2 सवाल पूछा था। सबसे पहली बात कि इसका गठन कब हुआ था, कब भारत आया, तो आप क्या कहेंगे 24 मार्च 1946 में। इसमें मेंबर्स कितने थे, आप क्या कहेंगे, इसमें 3 मेंबर्स थे। उन 3 मेंबर्स के नाम आपसे पूछिए, तो उन 3 मेंबर्स के नाम क्या क्या थे, याद रखिएगा। देखिएगा, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, और क्या था, पैटहिक लॉरेंस, पैटहिक लॉरेंस, और क्या था, स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ध्यान से सुनिएगा, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आती है। इसके 3 मेंबर्स कौन कौन से थे, एवी अलेक्जेंडर, पैटरिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। इन्होंने क्या किया 16 मई 1946 को अपना प्लान प्रपोज किया। प्लान किसने प्रपोज किया, कैसा प्लान प्रपोज किया, इन्होंने कैसा प्लान प्रपोज किया, इन्होंने कहा कि एक भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए इलेक्शन किया जाए, चुनाव लड़ा जाए। देखो एक बात समझो, संविधान सभा किस लिए बनाई जाने वाली थी, संविधान सभा बनाई जाने वाली थी क्योंकि संविधान का निर्माण करना था। संविधान बेसिकली क्या, संविधान कानून है। कानून किस पे लगाए जाएंगे, जनता पे लगाए जाएंगे। तो जनता पे लगाए जाने वाले कानून जनता के द्वारा बनाई जानी चाहिए। अब जनता कानून में सारी की सारी जनता तो पहुंच नहीं पाएगी संविधान सभा में। तो क्या किया गया कि उनसे कहा गया कि आप क्या करेंगे, अपने एक एक रिप्रेजेंटेटिव को अपने एक एक रिप्रेजेंटेटिव को आप क्या करेंगे, भेजेंगे कहां पे, संविधान सभा में। ठीक है, तो इसी पर्पस के लिए क्या किया जा रहा था कि चुनाव करवाना था। ठीक है, तो चुनाव करवाने में उन्होंने क्या कहा कि संविधान सभा में क्या किया जाएगा, संविधान सभा में क्या किया जाएगा, ध्यान से सुनिए। संविधान सभा के गठन के लिए क्या किया जाएगा, एक चुनाव किया जाएगा। और चुनाव कैसे होता है, 296 सीट्स पे चुनाव की जाती है। ठीक है, सीट तो बहुत ज्यादा था, लेकिन क्या होता है कि पार्टीशन के बाद 90 सीट्स इसमें कम हो जाती है। ठीक है, सीट तो काफी ज्यादा था, लेकिन 90 सीट्स इसमें कम हो जाता है। ठीक है, और मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करता, तो क्या होता है कि आप देखेंगे क्या जुलाई अगस्त 1946 में क्या होता है, चुनाव करवाए जाते हैं। कितने सीट्स पे, 296 सीट्स पे। इसमें से क्या होता है, अब यहां से आपको बातें याद रखनी है, 208 सीट किसके द्वारा जीती जाती है, आप क्या कहेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। और आप देखेंगे, और आप क्या देखते हैं आप कि 73 सीट्स जो होती हैं, 73 सीट्स जो होती है वो कौन जीतता है, आप क्या कहेंगे, मुस्लिम लीग। ये बात आपको याद रखनी है। 208 सीट किसने जीती, कांग्रेस ने जीती, और 73 सीटें किसने जीती, आप क्या कहेंगे, मुस्लिम लीग ने जीती। क्या ये बात, छोटी सी बात आपको समझ गए, बहुत छोटी सी बात। अच्छा एक बात और समझ जाइए, देखिए इसको अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा,
देखो इसको अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, तो अभी भी कुछ सीटें कम बच रही हैं, अभी भी कुछ सीटें कम बच रही हैं। उनका क्या होता है, उनका क्या होता है, मतलब 15 सीटें कम बच रही, तो आप देखेंगे क्या, जो 15 सीट्स थी, 15 सीट्स जो थी वो कौन जीतते हैं, आप क्या कहेंगे, वो जीतते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप। इंडिपेंडेंट ग्रुप मतलब जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो लोग जीतते हैं कितने सीट, 15 सीट। तो सीटों का बंटवारा मेरे ख्याल से आपको समझ गए होंगे क्या, कि 208 सीटें कौन जीतता है, कांग्रेस, 73 सीटें कौन जीतती है, मुस्लिम लीग, और इस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का गठन हो जाता है, संविधान सभा का गठन हो जाता है। अब आगे देखते हैं संविधान सभा काम कैसे कर रही होती है, संविधान सभा काम कैसे कर रही होती है, इन बातों को समझते हैं। ठीक है, अब इसको साफ कर देते हैं। आप लोग के पास तो ऑप्शन भी होगा भाई, वीडियो को पॉज करेंगे आप लोग आराम से, चाहे तो इन चीजों को नोट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि जब तक बच्चे लिख ना ले तब तक उनको फिर वो साफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आओ देखो, अब संविधान सभा का गठन हो गया, तो संविधान सभा के गठन होने के बाद क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 को 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है, संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है। संविधान सभा की पहली मीटिंग कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का टेम्पररी प्रेसिडेंट, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, अच्छा इन्हीं को क्यों चुना जाता है, क्योंकि ये सबसे वृद्ध थे, ये वयोवृद्ध थे, ये सबसे ज्यादा वृद्ध थे। और ऐसा एक फ्रेंच प्रैक्टिस है कि किसी भी सभा में, फ्रांस में एक ऐसी पद्धति है, ऐसी प्रैक्टिस होती है कि किसी भी सभा में जो सबसे वृद्ध होगा उसी को क्या किया जाएगा, उसी को सभा का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे इनको क्यों चुना गया। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब समय आ गया क्या, 11 दिसंबर 1946, ध्यान से देखेंगे समय क्या चल रहा है, 11 दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान सभा की अब दूसरी मीटिंग होती है, संविधान सभा की अब दूसरी मीटिंग होती है। इसमें क्या किया गया कि इसमें क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया, प्रेसिडेंट चुन लिया गया। ठीक है, प्रेसिडेंट चुन लिया गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इनको प्रेसिडेंट चुन लिया गया। और क्या हुआ, आप क्या कहेंगे, एचसी, अब देखो ये प्रेसिडेंट हो गए, दो लोगों को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था, दो लोगों को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था। किनको किनको आप क्या कहेंगे, पहला नाम क्या था, एचसी मुखर्जी, एचसी मुखर्जी। और दूसरे कौन थे, आप क्या कहेंगे, टी कृष्णमाचारी। ठीक है, देखो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। क्यों चुना जाता है, क्योंकि फ्रांस में एक प्रैक्टिस है कि किसी सभा में जो सबसे बुजुर्ग लोग होंगे, बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, उनको वहां का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, है ना। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को दोबारा मीटिंग होती है। इस मीटिंग में क्या किया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट दो लोगों को चुना जाता है, किनको, एचसी मुखर्जी को और टी कृष्णमाचारी को, है ना। और एक बात और समझ जाइए, इसी के साथ साथ इसी दिन एक एडवाइजर चुना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुन लिया जाता है। वो कौन थे भाई, वो थे बी एन राव। और इन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन का अनसंग हीरो कहा जाता है।
मतलब ये ऐसे हीरो हैं जिनकी गाथाएं नहीं गाई गई। ये संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाते हैं और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी गाथाएं नहीं गाई गई। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। और आगे बात करते हैं देखो इसके बाद फिर क्या होता है। एक मिनट जब पॉज कीजिए, हो गया। ठीक है, देखिए इसी के साथ फिर क्या होता है। अब समय आ गया हमारे पास क्या है, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। इस दिन में क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव रखा किसके सामने, संविधान सभा के सामने। देखिए 13 दिसंबर 1946 में डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा किसके सामने, संविधान सभा के सामने, जिसे स्वीकृति कब मिली, 22 जनवरी 1947 को। और ध्यान से सुनिएगा, ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो आगे जाकर प्रीएम्बल या उद्देशिका का स्वरूप ले लेता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग, लिखते हैं इसको। आइए, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने proposed an objective resolution, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। अब ये एक्सेप्ट कब किया जाता है, देखो आगे चल करके यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो क्या बन जाता है, हमारा प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आगे चल करके यही हमारा क्या बन जाता है, प्रीएम्बल। ठीक है, अब इसको स्वीकृति कब मिलती है, आप क्या कहेंगे, 22 जनवरी 1947। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ पाए हैं? बिल्कुल समझ पाए। कोई ऐसा इसमें हार्डकोर कॉन्सेप्ट नहीं जो आपको समझ में आ रहा है, जो कि केवल फैक्ट है और केवल डेट्स है ना। आगे ये बात करते हैं फिर क्या होता है। देखो यहाँ तक तो ये बातें हो गई। अब क्या होता है कि इस समय देश में ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मुस्लिम लीग अब इंडिया में रहकर काम नहीं करना चाह रही थी। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट एक्शन के बारे में सुने होंगे, जिन्ना ने कॉल किया था डायरेक्ट एक्शन के लिए, काफी हिंसा हो गई थी। तो मतलब देश अब पार्टीशन की ओर, बंटवारे की ओर बढ़ रहा था। तो इसी के क्रम में क्या होता है, 3 जून को एक प्लान प्रपोज किया गया, किसके द्वारा, माउंटबेटन के द्वारा। कौन सा प्लान था वो, पार्टीशन प्लान था। इसे क्या कहते हैं वो, माउंटबेटन प्लान, है ना। ये तो देखो, ये नाम तो माउंटबेटन प्लान, ये नाम तो रिक्शा वाला भी जानता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, जून प्लान भी कहते हैं। इसी को हम लोग जून प्लान भी कहते हैं, और इसी को हम लोग डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। इसी को हम लोग DICKEY डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया, डिकी बर्ड प्लान इज एसोसिएटेड विथ विच इवेंट, आप क्या कहेंगे, पार्टीशन। डिकी बर्ड प्लान का संबंध किससे, आप क्या कहेंगे, बंटवारे से है ना। ठीक है, अब एक बात और समझिए, 3 जून 1947 में क्या होता है, माउंटबेटन प्लान आता है। अब इसके बाद क्या होता है कि पार्टीशन की बात चल रही होती है। आगे चल करके क्या होता है, संविधान सभा अपना काम पूरा करते हुए संविधान को पूर्ण रूप दे देती है। पूर्ण रूप कब देती है, तो आप क्या कहेंगे, 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो बन करके तैयार हो जाता है। और इस समय से लेकर के यहाँ आने में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय तय करना पड़ता है। 2 साल 11 महीने 18 दिनों का समय तय करना पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। टोटल आपसे बातें की जाए अगर कि कितने अधिवेशनों में, जैसे ये क्या है, ये एक अधिवेशन है, ये क्या है, 1 2 अधिवेशन, 3 अधिवेशन, ये क्या है, अधिवेशनों में
कितने अधिवेशनों में संविधान सभा ने संविधान का गठन कर दिया, संविधान को बना दिया? तो आप क्या कहेंगे? 11 + 1, 11 + 1, 11 अधिवेशन कितने दिन में हुए थे? आप क्या कहेंगे? 165 दिनों में, 165 दिनों में। ठीक है, देखो ये क्या है, 2 साल 11 महीने 18 दिन के, तो ड्यूरेशन है कि 9 दिसंबर पहले एक मीटिंग जो हुई होती है, आखिरी मीटिंग जो होती है, उसके बीच का ड्यूरेशन है। लेकिन मिले कितने दिन थे, काम कितने दिन किए थे? आप क्या कहेंगे? 165 दिन काम किए थे। ये एक दिन क्या था? एक दिन क्या था? ये एक दिन कुछ नहीं है, एक दिन केवल वही दिन है जिस दिन संविधान सभा कब मिलती है? 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन क्या होता है? इस दिन क्या होता है? संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाती है, फुल एसेंट मिलता है, पूर्ण रूप संविधान लागू हो जाती है, मतलब पूरे देश पे लागू हो जाती है। संविधान हालांकि लागू तो यही हो गई होती है, लेकिन संविधान यहाँ पे लागू होती है, पूर्ण रूप से लागू नहीं होती है। कुछ एक प्रोविजंस होते हैं, जैसे सिटीजनशिप हो गया, टेम्पररी और ट्रांजिशन प्रोविजंस हो गए, ये सारे प्रोविजंस यहाँ पे लागू होते हैं। फंडामेंटल राइट्स हो गए, यहाँ पे लागू होती है। लेकिन जो फुल फ्लेजेड संविधान, जो पूर्ण रूप से संविधान लागू वो कब होता है? आप क्या कहेंगे? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये 12 दिन का मामला समझ में आ गया। 11 दिन कौन से? 11 अधिवेशन कौन से? 11 सेशन कौन से? ये वाले। ठीक है, और एक दिन कौन था? आखिरी दिन, जो यहाँ पे ये मिले थे। ठीक है, तो इस प्रकार से संविधान हमारा बन करके लागू हो गया, बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात और समझ जाइएगा, एक बात और समझ जाइएगा। जब ये संविधान सभा संविधान बना रही थी, जिस समय संविधान सभा संविधान बना रही थी, इसके पास 2 ड्यूटीज थे। 2 ड्यूटीज कौन कौन सी थी? पहली ड्यूटी तो थी इसकी क्या कि आप संविधान बनाओगे, मीटिंग अरेंज करोगे और संविधान बनाओगे। दूसरी ड्यूटी क्या थी कि आप पार्लियामेंट के तरीके से भी काम करोगे, क्योंकि जनरल इलेक्शन 1951 में हुआ था। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जो आम चुनाव देश में करवाए गए थे वो कब हुए थे? 1951 में, 1951 में। तो इसके पहले भी तो पार्लियामेंट्री प्रोसेस कुछ होता होगा, पार्लियामेंट काम करेगी। तो जब कभी भी संविधान सभा संविधान बनाने के लिए एकत्रित होती थी, मिलती थी, उस समय चेयरमैन कौन होता था? आप क्या कहेंगे? उस समय चेयरमैन होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हीं की उपाधि है, इन्हीं की उपाधि है क्या? देश रत्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है? देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है ना। और जब कभी भी संविधान सभा पार्लियामेंट के रूप में मिलती थी, ऐसे मिलती थी कि उस समय पार्लियामेंट के रूप में काम करती थी, उस समय इसके अध्यक्ष कौन होता थी? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो बस इन 2 छोटी छोटी बातों को आप लोग याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के फीचर्स क्या क्या है, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है ना। नेक्स्ट सेशन में क्या देखने वाले हम लोग? फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप लोग पढ़ने वाले बच्चे से जो सीरियस हो उनके साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और विश्वास मानिए, जीएस में तो मैं गारंटी दे दूंगा 90%